अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ। अरे बहुत मुश्किल एमसीक्यू है ये। पूछ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स किस चीज़ के कंपाउंड होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पोजेसेस। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है आमतौर पे। अब डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं अल्काइंस। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है अल्केन्स आर। अल्केन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक, या नन ऑफ द अबव। देखिए अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और जहां जहां पे सारी वैलेंसीज कार्बन एटम की सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है, उस हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई एडिशन पॉसिबल नहीं होती, नो एडिशन इज पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकती है। नो एडिशन इज पॉसिबल, ओनली सब्सटीट्यूशन, या जिसको हम रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट इज पॉसिबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है ओलेफिन्स इज एन ओल्ड टर्म फॉर यूज्ड फॉर। ओलेफिन्स जो है वो एक ओल्ड टर्म है, किस चीज के लिए यूज की जाती है। ओलेफिन्स एक टर्म है जो कि अल्कीन्स के लिए यूज की जाती है। ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है, ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, यानी वो कंपाउंड जो कि ऑयल फॉर्म करते हैं तो उनको कहा जाता है ओलेफिन्स, और ये अल्कीन्स को कहा जाता है क्योंकि अल्कीन्स ऑयल फॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एसिटाइलिन्स इज द कॉमन नेम फॉर। एसिटाइलिन इनमें से किस चीज का कॉमन नेम है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, या नन ऑफ द अबव। ये एक वो एमसीक्यू है जहां पे आप हमेशा गलती करके आएंगे क्योंकि आपने इसको पढ़ा था कि एसिटाइलिन कॉमन नेम होता है इथाइन का। तो आपके जहन में यकीनन आएगा कि एसिटाइलिन अगर इथाइन को कहते हैं तो यानी कि इथाइन बिलोंग करेगा अल्काइंस को, तो अल्काइन फैमिली इसका सही आंसर होगा। हालांकि बात यह है कि अल्काइन फैमिली का कॉमन नेम ये एसिटाइलिन नहीं है। अल्काइन फैमिली में सिर्फ एक कंपाउंड का नाम है एसिटाइलिन। अल्काइन फैमिली में प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और भी दूसरे कंपाउंड्स आते हैं, उन सबको एसिटाइलिन नहीं कहा जा सकता। इसीलिए पूरा अल्काइन, पूरे अल्काइंस के लिए एसिटाइलिन का वर्ड जो है ये सेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए सही आंसर होगा कि यहाँ पर नन ऑफ द अबव। कोई भी इसमें सही आंसर ठीक नहीं है क्योंकि सही आंसर सिर्फ और सिर्फ है इथाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। अल्केन्स की डिकम्पोजिशन हवा की गैर मौजूदगी में क्या कहलाती है। अल्केन्स की डिकम्पोजिशन को कहा जाता है क्रैकिंग। अगर अल्केन्स की डिकम्पोजिशन ना हो बल्कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की डिकम्पोजिशन हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो उसके लिए वर्ड यूज होगा पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का वर्ड यूज होता है अदर देन अल्केन्स, थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन अदर देन अल्केन्स। अल्केन्स की पायरोलिसिस होगी तो अल्केन्स की पायरोलिसिस को क्रैकिंग कहा जाएगा, जो कि टर्म फिक्स्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग रिंग ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो कि रिंग के अंदर होते हैं, कार्बन एटम्स की रिंग बनी हुई होती है, उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, साइक्लिक, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, या एरोमेटिक। तो देखिए ये दोनों ही आंसर सही हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब अलोंग विद साइकिल, और एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग वाले। ये दोनों ही ऑप्शंस के अंदर साइकिल मौजूद होता है, लेकिन ए साइक्लिक के अंदर साइकिल एब्सेंट होता है। ए साइक्लिक मतलब यहाँ पर साइकिल नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको ठीक दिख रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन पर फोकस करें, वो एक ऑप्शन इन दोनों ऑप्शंस को कवर कर रहा है, वो एक ऑप्शन कौन सा है, वो एक ऑप्शन है साइक्लिक कंपाउंड्स।
साइक्लिक कंपाउंड्स में एलिसाइक्लिक भी आ जाएंगे और एरोमेटिक भी आ जाएंगे, तो हमारा बेस्ट चॉइस आंसर हो जाएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। इनमें कौन सा अल्केन वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू बनाया जा सकता है। वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्केन फॉर्म होता है, उस अल्केन को कहा जाता है ईथेन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ईथेन। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मीथेन की क्लोरीनेशन इनमें से किस चीज की एग्जाम्पल है। ऑप्शन है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन या नन ऑफ द अबव। यहाँ पर बेहतर आंसर होता फ्री रेडिकल रिएक्शन, कि जब मीथेन की क्लोरीनेशन होती है तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन फ्री रेडिकल वाला वर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बजाय सब्सटीट्यूशन वाला वर्ड यहाँ पर मौजूद है। पूरा नाम होता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर सब्सटीट्यूशन वर्ड फिर भी हमारा बेस्ट चॉइस आंसर बन सकता है, तो इसीलिए हम ऑप्शन ए पर टिक करेंगे कि सब्सटीट्यूशन आंसर इज द राइट आंसर। बेस्ट आंसर होता कि अगर फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन लिखा होता तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स possessing a hexagonal ring of 6 carbon atoms are called। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर एक हेक्सागोनल रिंग मौजूद है। हेक्सागोनल रिंग का मतलब 6 कार्बन एटम्स की रिंग ही होता है। अगर आगे 6 कार्बन एटम्स 6 कार्बन एटम्स ना भी बोला जाता तो भी हेक्सागोनल के वर्ड से हमें पता लग जाना चाहिए था कि यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स की चेन की बात हो रही है। अब ऑप्शन है हमारे पास एलिफेटिक तो यहाँ पर कोई सही आंसर नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। बेंजीन, हमें बेंजीन के बारे में पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, 6 कार्बन एटम्स की चेन होती है। और साइक्लोहेक्सेन में भी हेक्सेन साइक्लो अल्केन्स है, यानी कि हेक्सेन मतलब 6 कार्बन एटम्स, लेकिन वो साइकिल के अंदर होंगे और उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो बहरहाल 6 कार्बन एटम्स तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। 6 कार्बन एटम्स की चेन यहाँ पर ये दोनों है, साइक्लोहेक्सेन भी है और बेंजीन भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब CnH2n-2 किस चीज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है अल्काइंस का और CnH2n फॉर्मूला है अल्कीन्स का, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है उसको हमने टिक कर दिया CnH2n+2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अंडरगो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या चीज हो सकती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन पॉसिबल नहीं होती, नो एडिशन इज पॉसिबल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन पॉसिबल नहीं होती, तो एडिशन रिएक्शन तो गलत हो गया। हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होती है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है केरोसिन ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ। केरोसिन ऑयल इनमें से किस चीज का मिक्सचर है। अल्कोहल्स, अल्केन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम केरोसिन ऑयल की बात करेंगे तो केरोसिन ऑयल के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। अब केरोसिन ऑयल एक वो भी है जो कि हम पेंट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं घर में, ऑयल पेंट के लिए। एक केरोसिन ऑयल वो है जिसको हम बर्निंग के लिए यूज करते हैं। एक केरोसिन ऑयल वो है जिसका ग्रेड बहुत जबरदस्त होता है, जिसको हम जेट फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। तो इसके अलग अलग ग्रेड्स हैं, लेकिन उन सब ग्रेड्स में एक बात कॉमन है कि नेफ्थलीन या जिसको नेफ्थीन्स की आप समझ लें एग्जांपल्स, नेफ्थीन्स और उसमें गैसोलीन बहुत ज्यादा शामिल होता है और इनकी कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है। तो हम बात करें अगर, तो केरोसिन में शामिल होता है नेफ्थीन्स और इसके अलावा केरोसिन ऑयल में शामिल होता है गैसोलीन्स। अब नेफ्थीन्स कितना शामिल होता है, ये प्लस 50% शामिल होता है, 50% से ज्यादा 55% तक भी शामिल होता है। मैं इसको एक्यूरेटली 55% के करीब ही कर देता हूँ। और गैसोलीन के अंदर गैसोलीन यहाँ पर शामिल होता है ऑलमोस्ट 40% के आसपास। अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से अलग अलग कॉम्पोजिशन होगी। 5% इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ 5% है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर तो नहीं कहलाया जा सकता है क्योंकि 95% दूसरी चीज है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अल्कोहल्स यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अल्केन्स शामिल हैं गैसोलीन के, लेकिन नेफ्थीन्स भी शामिल हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है।
ज़्यादा बेहतर आंसर होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि अगर हम बात करें नेफ्थीन्स ये भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएगा और गैसोलीन भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट्स एन अल्केन, इसमें से कौन सा कंपाउंड अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अल्केन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए 9 कार्बन है तो 9 कार्बन में हाइड्रोजन हो जाएंगे 18+2, यानी 9 का डबल 18, 18 में 2 और ऐड करते तो बन जाएगा 20। तो अल्केन होता तो C9H20 होता, तो ये ऑप्शन तो मौजूद नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं C5H18 की, तो C5H18 में ये होना चाहिए था कि ये अल्केन्स नहीं हो सकता, क्योंकि 5 कार्बन के डबल कर लें तो 10 और 10 में 2 और ऐड कर लें तो 12, तो ये हो जाएगा C5H12। ये होता अगर अल्केन्स होता, तो ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है C7H16, तो आपने 7 कार्बन लिए, हाइड्रोजन 7 के डबल 14, 14 में 2 और ऐड कर लें तो 16, बिल्कुल यही ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है, C7H16 ये हमारा राइट आंसर है। और इसी तरह से C10H10 भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड, मीथेन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास बाय हीटिंग सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम, बाय द रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट, CH3MgI या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कैसे सही आंसर होगा आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले रिएक्शन की बात करूंगा, तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है बाय हीटिंग सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है CH3COONA और सोडा लाइम NaOH। हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो होगा क्या कि यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड में से एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यहाँ से CH3 ग्रुप अलग हो जाएगा। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के CH4 फॉर्म कर लेंगे और साथ साथ में COONA NaO से कंबाइन होकर Na2CO3 फॉर्म कर लेगा। अगर सेकंड रिएक्शन की बात करें, तो सेकंड रिएक्शन में मिथाइल आयोडाइड है CH3I। अगर मैं इसकी रिडक्शन करवाऊंगा, रिडक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करवाना है या हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाना है। तो होगा क्या, यहाँ से आयोडीन का बॉन्ड टूटेगा, एक CH3 एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के CH4 कर लेगा और साथ साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। अगर थर्ड रिएक्शन की बात करें, थर्ड रिएक्शन में लिखा हुआ है CH3MgI, ये ग्रिग्नॉड एजेंट है, इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यहाँ से CH3 अलग हो जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के फॉर्म कर लेंगे CH4 प्लस मैग्नीशियम OH से रिएक्ट कर लेगा तो बना लेगा MgOH और I। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा कि मीथेन फॉर्म हो रहा है, तीनों रिएक्शन से मीथेन फॉर्म हो रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कंपाउंड C4H8। इसमें से सही स्टेटमेंट क्या होगी एक कंपाउंड के लिए जिसका फॉर्मूला है C4H8। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, C4H8 में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं, यानी अगर n नंबर ऑफ कार्बन हैं तो हाइड्रोजन उसके डबल हैं। 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन है 8, 3 कार्बन होते तो हाइड्रोजन हो जाते 6 और 5 कार्बन होते तो हाइड्रोजन हो जाते हैं 10। अब ये CnH2n किस चीज का फॉर्मूला है, CnH2n फॉर्मूला होता है अल्कीन्स का, और अल्कीन्स के अंदर हमें पता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इट मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड, कि इसके अंदर डबल बॉन्ड लाजमी तौर पर शामिल होगा। बाकी 3 ऑप्शंस गलत हैं कि इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड तो नहीं हो सकता। उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। और साथ साथ में लिखा हुआ है सच अ कंपाउंड इज इम्पॉसिबल, ये कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है, तो रॉन्ग ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे लिखा हुआ है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स अकर्स। अल्केन्स की हेलोजिनेशन कब होती है, तो अल्केन्स की हेलोजिनेशन के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। सूरज की रोशनी में हेलोजिनेशन होती है, क्योंकि क्लोरीन की अगर हम बात कर लें तो क्लोरीन फोटो एक्टिव होते हैं, यानी फोटोन से एक्टिवेट होते हैं, और फोटोन से एक्टिवेट होने के बाद फ्री रेडिकल्स बना लेते हैं और उसके बाद वो
मीथेन से रिएक्ट करते हैं या इथेन से रिएक्ट करते हैं तो आगे जाके हेलोजिनेशन फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, यानी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स होती है। तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है होमोलाइटिक फिजन ऑफ एन अल्केन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। होमोलाइटिक फिजन जो होगी, होमोलाइटिक फिजन में जो अल्केन्स की होमोलाइटिक फिजन है उससे क्या फॉर्म होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होमोलाइटिक फिजन का क्या मतलब है, होमोलाइटिक फिजन का क्या मतलब है, और अगर मान लें कि हेट्रोसाइक्लिक फिजन है तो इसका क्या मतलब है, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन का क्या मतलब है। फिजन का मतलब होता है टूटना। अगर दो रेडिकल्स मतलब एक कंपाउंड एक सब्सटेंस है, वो दो ऐसे रेडिकल्स में टूट रहा है कि दोनों रेडिकल्स बिल्कुल इक्वली एक जैसे हैं, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, आयंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये कहलाती है होमोलाइटिक फिजन। समझ नहीं आया होगा, एक काम करते समझाता हूँ। अगर क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस में अगर ये इस तरह से टूटते हैं, लेट से कि एक क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक फिजन, क्योंकि क्लोरीन में आयंस फॉर्म हो गए टूटने के बाद, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। जबकि होमोलाइटिक फिजन के अंदर क्या होता है, होमोलाइटिक फिजन के अंदर ये क्लोरीन कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकल्स में, यानी कि एक क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, दूसरे क्लोरीन पे भी कोई चार्ज नहीं, क्लोरीन और क्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने 7-7 इलेक्ट्रॉन अलग अलग किए अपने और अलहदा हो गए, ये ब्रेक डाउन हो गए, ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिजन। अगर हम HCl की बात कर लेंगे तो HCl के अंदर जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक लाएगा हेट्रोसाइक्लिक फिजन। और हमारा यहाँ पर सवाल है होमोलाइटिक फिजन के बारे में। तो होमोलाइटिक फिजन किस चीज़ की कर रहे हैं हम, अल्केन्स की कर रहे हैं। मान लीजिए CH3 और CH3 की कर रहे हैं, तो ये जब टूटेगा तो CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल और CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाएंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि होमोलाइटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है मार्श गैस कंटेन्स, मार्श गैस में क्या चीज़ शामिल होती है, तो मार्श गैस में शामिल होती है मीथेन गैस। मार्श गैस जिसको हम मीथेन गैस भी बोलते हैं या सुई गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मीथेन गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 94% तक मीथेन शामिल होती है। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इथाइन। तो अगर आप ऑप्शंस पे फोकस करेंगे तो पहला ऑप्शन है मीथेन, मीथेन भी अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। सेकंड ऑप्शन इथेन है, वो भी अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। और थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन, वो भी अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। अब तीनों ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकते ना, क्योंकि तीनों अल्केन से बिलोंग करते हैं, जबकि फोर्थ ऑप्शन जो है वो इथाइन है, अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमारा सही आंसर अल्काइंस होगा, यानी कि इथाइन फैमिली होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये बन जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टेबल नहीं होता, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। दैट इज वाई इथाइन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा गया है टाइप फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का टाइप फॉर्मूला क्या होगा। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का टाइप फॉर्मूला होता है RMG और X। अब इसका मतलब क्या है, R से मुराद है अल्काइल, अल्काइल ग्रुप, Mg से मुराद है मैग्नीशियम, और X से मुराद है हमारे पास हैलाइड ग्रुप, X से मुराद है हैलाइड ग्रुप। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विल बी द राइट आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा RMgX। और अगेन 22 के अंदर हमसे यही पूछा गया है केमिकल नेम ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का केमिकल नेम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन फॉर हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, इनमें सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव हेलोजन कौन सा होगा फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में। तो सबसे रिएक्टिव हेलोजन जो होता है, मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन, मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन जो होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और फिर फ्लोरीन के बाद रिएक्टिविटी होती है क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की, और फिर ब्रोमीन के बाद आयोडीन की। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में हमें फ्लोरीन गिवन नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पर क्लोरीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है एक्सक्यूज मी,
नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कंपाउंड्स हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इज, वो कंपाउंड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होते हैं वो कंपाउंड्स कौन से कहलाते हैं? इथीन, इथाइन, इथेन या बोथ मीथेन एंड इथेन। तो मीथेन और इथेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसकी वजह क्या है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर अल्केन्स फैमिली होगी तो अल्केन्स फैमिली के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन एटम्स के दरमियान में। अब अल्केन्स फैमिली का कोई भी मेंबर होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अल्कीन्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मीथेन और इथेन दोनों बिलोंग करते हैं अल्केन फैमिली से, तो अल्केन फैमिली में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमारा सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथेन इज, इथेन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने मौजूद होते हैं? तो अगर मैं इथेन की बात करूंगा तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, C2H6 यानी कि 2 कार्बन्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, फिर 3 हाइड्रोजन्स के साथ में 3 मजीद सिंगल बॉन्ड इस कार्बन एटम के, फिर 3 और सिंगल बॉन्ड 3 अलग अलग हाइड्रोजन से, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज, इथीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हमें बताना है। तो पहले इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इथीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, तो पहले 2 कार्बन एटम्स आ गए, उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, और फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए इस कार्बन एटम्स के साथ, और फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पहला बॉन्ड हो जाएगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड हो जाएगा पाई, और हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड्स टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 5, 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड, तो 5 सिग्मा और 1 पाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन्स आर, इथाइन के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आइए जरा चेक करते हैं। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन फिर 1 और हाइड्रोजन। अगर आप फोकस करेंगे तो हमारे पास ये हाइड्रोजन के साथ पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर 1 और सिग्मा बॉन्ड, फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान में पहला बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन के दरमियान में बाकी दोनों बॉन्ड्स हो जाएंगे पाई बॉन्ड्स। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है द हाइड्रोकार्बन विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज, वो हाइड्रोकार्बन जो कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम प्रोड्यूस करता है या ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के लिए यूज किया जाता है, वो हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो वो हाइड्रोकार्बन होता है इथाइन। अगर हम इथाइन की बात करें तो इथाइन का जो फ्लेम होता है ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखता है, और इसी फ्लेम को कहा जाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। अब इथाइन कहाँ पे यूज होता है? क्योंकि इसका फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये गैस वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है, इथाइन गैस वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डीकलराइजेस KMnO4 सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देगा? इसका मतलब क्या है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। अब अगर आप उसमें कौन सा कंपाउंड डालेंगे कि उसका पर्पल कलर खत्म हो जाए और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथीन भी, यहाँ पर इथीन लिखा हुआ है C2H4, और ब्यूटीन भी, क्योंकि C2H4 ये इथीन का फॉर्मूला है, अल्कीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें C4H8 तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं, ये बिलोंग करता है ब्यूटीन, ये फॉर्मूला है ब्यूटीन का, और ये दोनों बिलोंग करते हैं अल्कीन फैमिली से। और हमें पता है कि अल्कीन फैमिली डीकलराइज कर सकते हैं KMnO4 सॉल्यूशन को। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है अल्केन्स और अल्कीन्स के दरमियान में, कि अल्केन्स डीकलराइज नहीं कर पाते क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाते KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, जबकि अल्कीन्स कर जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बोथ B एंड C। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड इथाइल ब्रोमाइड, इसमें कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो कि इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म करेगा? इथाइल के अंदर
दो कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए जो दो कार्बन एटम्स कहाँ पर मौजूद हैं। एक तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी के अंदर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वैलेंसी सी ठीक से फिलअप नहीं हुई हुई। CH3 की अगर आप वैलेंसी देखेंगे तो कार्बन ने 3 बॉन्ड कार्बन से बनाए हुए हैं और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से। टोटल इस कार्बन ने जो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं वो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 6। प्रैक्टिकली ये चीज़ ही पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए के अंदर CH3 और CH3 लिखा हुआ है। अब ये अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स तो एडिशन कर ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। नन ऑफ दीज भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है और दो दो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हम इसका स्ट्रक्चर खोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर नीचे खोल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास कार्बन CH2 और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, हम उसको HBr से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन का और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आगे ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3, जबकि CH2 के साथ में लग जाएगा ब्रोमीन। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3 CH2 और साथ में Br। ये कंपाउंड कहलाता है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड ये कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है मार्कोवनिकोव रूल। 31 पे पूछा जा रहा है मार्कोवनिकोव रूल विल बी एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr ऑन। मार्कोवनिकोव रूल इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन पर एप्लीकेबल होगा अगर हमने HBr को ऐड करना है? तो एक बात हमें हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि मार्कोवनिकोव रूल एप्लीकेबल कब होता है? मार्कोवनिकोव रूल एप्लीकेबल होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए। मार्कोवनिकोव रूल इज एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर ये लगता है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स इसमें कौन कौन से? देखिए अगर आप पहला कंपाउंड देखेंगे तो पहला कंपाउंड लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। यहाँ पर दोनों कार्बन एटम्स एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, तो इधर मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी के अंदर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई हो जाएगा। अब मार्कोवनिकोव रूल का मतलब ये है कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन उस जगह पर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है और ब्रोमीन एटम या नेगेटिव चार्ज वाला रेडिकल उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। आइए हमसे नेक्स्ट MCQ में क्या पूछा जा रहा है ये जानते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स इन इथीन इज। हेलोजन एसिड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? हेलोजन एसिड्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता हो हेलोजन एसिड्स होते क्या हैं? हेलोजन एसिड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन एसिड्स मतलब उसमें हाइड्रोजन शामिल होगा और हेलोजन मतलब कोई हैलाइड ग्रुप शामिल होगा जैसे कि HI, HF, HBr, HCl वगैरह वगैरह। तो HF, HCl और HBr या HI, इनमें से हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, कौन तेजी से रिएक्ट करता है और कौन स्लो स्लो। तो अगर मैं HF की बात करूंगा, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब इनकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा होगी तो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा इसका। जबकि HCl का बॉन्ड उससे कम स्ट्रांग होगा, HBr का बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा और HI का बॉन्ड सबसे वीक होगा। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड सबसे वीक होगा, उसकी वजह यह कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ा सा कम, ये पोलैरिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आयोडीन भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पोलैरिटी का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है। तो यहाँ पर ये वीकेस्ट बॉन्ड होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। अब हमें पता है कि वीक बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, तो ये इजीली ब्रेकेबल है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है कम एनर्जी देके भी। तो HI जल्दी टूटेगा तो जल्दी से रिएक्ट करेगा, यानी कि HI का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगा HBr से और HBr का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगा HCl से और HCl का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगा HF के मुकाबले में। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है कि HI का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा है HBr से और HBr का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा है HCl से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शंस पर गलत हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड विद मीथेन। इसमें से कौन सी चीज मीथेन से लिंक्ड नहीं है? नेचुरल गैस, प्रोड्यूसर गैस, फायर डैम्प
और कोल गैस। हमने इसमें तो दो गैसेस का तो नाम भी नहीं पढ़ा था अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, और ये एमसीक्यू पूछा गया है। तो नेचुरल गैस तो मीथेन गैस को बोलते हैं, ऑब्वियसली वो मीथेन गैस से लिंक्ड है, तो वो तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस की, तो प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन गैस का और नाइट्रोजन गैस का। तो ये गैस हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर फायर डैम की बात करेंगे तो फायर डैम क्या होता है? फायर डैम्प होता है जब कोयले की कान में जब मजदूर काम कर रहे होते हैं और उस टाइम पे कोई गैस रिलीज होती है और उसकी वजह से आग लग जाती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे मजदूर जल के मर जाते हैं। तो इस वाले जो फायर डैम्प है, इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है फायर डैम्प के कोयले की कान में से किसी गैस का रिलीज होना, और वो गैस होती है मीथेन गैस। तो जितने भी वर्कर्स होते हैं जो कि कोयले की कान में काम करते हैं, वो इस गैस से बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। ये मीथेन गैस से लिंक्ड है। अगर हम कोल गैस की बात करेंगे, तो कोल गैस वो गैस है जो कि कोयले को बर्न करके निकलती है, और इसके अंदर 35% तक मीथेन शामिल होता है। बाकी इसके अंदर कोल गैस के अंदर इथेन भी शामिल होता है, इसके अंदर 9% तक इथाइलिन शामिल होता है, 10% तक एसिटाइलिन शामिल होता है, वो सब अलग अलग कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये भी मीथेन गैस से लिंक्ड है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस, कि प्रोड्यूसर गैस मीथेन गैस से लिंक्ड नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा गया है कार्बन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। कार्बन एटम बेंजीन के मॉलिक्यूल में कौन से एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं? तो हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है तो एंगल हो जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 35 में पूछा जा रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ केरोसिन ऑयल इज। केरोसिन ऑयल की कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो केरोसिन ऑयल की सही कॉम्पोजिशन होती है C10 से C16 तक। अगर बात की जाए C6 से लेके C10 तक, ये भी पूछा जाता है, C6 से लेके C10 तक कॉम्पोजिशन होती है गैसोलीन की, यानी कि पेट्रोल की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का क्या मतलब है? सबसे पहले तो एक चीज समझ लेते हैं कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब होता है कि फलों में से जितने भी ग्रीन कलर के फ्रूट्स होते हैं, उसमें से एक गैस ऐसी निकलती है कि वही गैस उस फल को फिर फर्दर पकाती है, और फिर वही गैस उस फल को सड़ाने में एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करती है। यानी कि अगर मैं लेट से बनानास की बात करूं, आम की बात करूं, या मैं नाशपाती की किसी भी फल की बात करता हूँ जो शुरू में जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है। जब वो ग्रीन कलर का होता है तो उसमें से एक गैस निकलती है, उस गैस को कहा जाता है इथीन गैस। अगर उस फल के अंदर से इथीन गैस निकलती रहे तो फिर वही गैस उस फल को पकाती है और उसको येलो कलर देती है। जैसे कि बनाना पहले ग्रीन कलर के होते हैं, फिर बाद में येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर वही गैस उसके अंदर से निकलती रहती है और फर्दर पका पका के उस फल को सड़ा देती है। तो इथीन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। अब हम आम तौर पे क्या करते हैं, जब हम फ्रूट्स को स्टोर करते हैं तो वहां पर इथीन गैस यूज करते हैं उन फलों की आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, जल्दी जल्दी उसको पकाने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए C2H4 इथीन गैस विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि मस्टर्ड गैस को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है? अगर मैं मस्टर्ड गैस की बात करूं तो मस्टर्ड गैस वो गैस है जो कि वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज की गई थी, जर्मन्स ने इसको यूज किया था, और ये स्किन को डैमेज करती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है CH2, नीचे भी लिखा होगा यहाँ पर एक और मरतबा CH2 और एक और मरतबा CH2। यहाँ पे ये वाला कार्बन अटैच होता है क्लोरीन से और ये वाला कार्बन अटैच होता है क्लोरीन से, और ये दोनों कार्बन अटैच होंगे सल्फर से। ये मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है। और मस्टर्ड गैस बनाने के लिए इथीन को यूज किया जाता है। इथीन को थायोनाइल क्लोराइड के साथ H2Cl2 के साथ में रिएक्ट करवा के मस्टर्ड गैस बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी बनाने के लिए कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज किया जाएगा? तो पीवीसी बनाने के लिए यूज किया जाता है विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड कहीं पर मौजूद है ऑप्शन में? विनाइल क्लोराइड ना इथेन में मौजूद है, ना इथीन में, ना इथाइन में, तो नन ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कैटालाइटिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन फॉर्म। कैटालाइटिक पॉलीमराइजेशन एसिटाइलिन की क्या चीज फॉर्म करती है? सबसे पहले एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H2।
एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है Ce2H2 और कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन हो रही है। हम क्या करते हैं, इथाइन के 3 मोल्स लेते हैं और इसको ऑर्गेनो निकल की प्रेजेंस में हम कैटालाइज करते हैं, तो ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है C6H6 में, और C6H6 फॉर्मूला है किस चीज़ का, बेंजीन का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें कहा जा रहा है द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन इनटू लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स को लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। अब क्रैकिंग में क्या होता है, क्रैकिंग में हम हैवी हाइड्रोकार्बन्स को लाइटर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करते हैं। मान लीजिए कि आप एक इंडस्ट्री की पेट्रोलियम रिफाइनरी के ओनर हैं, आप क्या चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि वो कंपाउंड्स रिफाइनरी से हमें हासिल हो जो कि ज़्यादा वैल्यू रखते हो, ज़्यादा वैल्यूएबल हो और ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा अच्छे दाम पर बिक जाएं। तो अगर हम बात करें हैवी हाइड्रोकार्बन्स की, तो हैवी हाइड्रोकार्बन्स नॉन वोलेटाइल होते हैं और उनकी प्राइस कम होती है। तो हम हैवी हाइड्रोकार्बन्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और प्राइस कम होती है, हम इसको तोड़ते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स में जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो वोलेटाइल होते हैं। तो हैवी हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन इज। हेक्सेन के आइसोमर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। हेक्सेन बिलोंग करेगा अल्केन फैमिली से, और अल्केन फैमिली के अंदर आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला होता है टू की पावर n -4 प्लस 1। अगर हेक्सेन है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 - 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 5। तो इसका मतलब हेक्सेन के अंदर 5 आइसोमर्स होंगे। लेकिन एक बात मान लीजिए कि ये आइसोमर्स निकालने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि आइसोमर्स निकालने की ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि सिर्फ अल्केन्स में एप्लीकेबल है, और वो भी शुरू के 10 हाइड्रोकार्बन्स तक, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं रहती। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन HCC बॉन्ड एंगल इन इथाइन इज। इनमें से कौन सा बॉन्ड एंगल होता है कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में इथाइन के अंदर। इथाइन की बात कर रहे हैं, इथाइन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल पूछ रहे हैं। तो हमें पता है इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर होता है डायगोनल, और डायगोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 180 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं, 43 ओलेफिन्स मीन्स। ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है, ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। 44 में पूछ रहे हैं कंपाउंड्स विच बर्न्स विद सूट। वो कंपाउंड्स जो कि सूट के साथ में बर्न होते हैं, धुएं के साथ, स्मोक के साथ बर्न होते हैं, वो कंपाउंड्स कौन से हैं, वो कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। जब कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है तो वो स्मोक के साथ बर्न होते हैं, और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है एरोमेटिक और एलिफेटिक के दरमियान में। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं तो उसमें से धुआं नहीं निकलता। जैसे कि आप पेट्रोल को जलाएं या मिट्टी के तेल को जलाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, अगर हम मीथेन गैस को जलाएंगे तो भी धुआं नहीं निकलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है क्रूड ऑयल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ। क्रूड ऑयल इनमें से किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कीटोन्स का, अल्कोहल्स का, या हाइड्रोकार्बन्स का। तो क्रूड ऑयल मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। 46 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मोनोमर इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इनमें से क्या चीज़ यूज होती है एज मोनोमर इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें मीथेन तो पॉलीमराइज हो ही नहीं सकते, ईथेन भी पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ईथीन की बात करेंगे तो ईथीन आगे जाके पॉलीथीन फॉर्म करते हैं पॉलीमराइजेशन करके। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि ईथीन पॉलीमराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स इज एन एग्जांपल ऑफ। हेलोजिनेशन अल्केन्स की एग्जांपल होती है किस चीज़ की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये डिस्कस किया गया था। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू में बात करते हैं, 48 पे पूछा जा रहा है मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन इज। इसमें सबसे स्टेबल हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो हमें ये बात पता होगी कि अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जितने ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स होंगे उतना कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो अल्केन ज़्यादा स्टेबल होते हैं अल्कीन से और फिर अल्काइन से। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईथेन, क्योंकि ईथेन के अंदर ANR है और ये अल्केन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है इथाइलिन
रिएक्ट्स विद बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4 टू गिव। जो इथाइलिन है वो बेयर्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है, बेयर्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है ताकि क्या चीज फॉर्म करें। देखिए अगर हम इथाइलिन की बात करेंगे तो इथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और ये ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये आगे जाके फॉर्म करता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 और पहली पोजीशन पर भी एक OH अटैच होगा और दूसरी पोजीशन पर भी एक OH अटैच होगा। इस कंपाउंड का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। नेचुरल गैस इनमें से किस चीज का मिक्सचर है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मीथेन ही शामिल नहीं है, हमें तो पता है कि नेचुरल गैस के अंदर मीथेन गैस शामिल होती है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग ऑप्शन होगा और ऑप्शन बी के अंदर भी मीथेन शामिल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में भी मीथेन शामिल है और ऑप्शन डी में भी मीथेन शामिल है। अब मीथेन के अलावा कौन सी गैस होती है नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा? तो नेचुरल गैस में नाइट्रोजन गैस बहुत शामिल होती है। नेचुरल गैस में जो नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन होती है वो ऑलमोस्ट 4% तक होती है। मीथेन गैस की कॉम्पोजिशन 94.8% या 95% और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर शामिल है 4% तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि CH4 प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है ऑल क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स possessing a hexagonal ring of carbon atoms like 6 carbon atoms like benzene और benzene derivatives। वो सारे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हेक्सागोनल रिंग होता है 6 कार्बन एटम्स का, यानी कि 6 कार्बन एटम्स का हेक्सागोनल रिंग बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे मैंने ड्रॉ किया, लेकिन ये हेक्सागोनल रिंग होगा बेंजीन की तरीके से या बेंजीन के डेरिवेटिव्स की तरीके से, यानी कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स यहाँ पर शामिल होंगे। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है? तो इन हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को कहा जाता है। शेप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज, बेंजीन मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? तो बेंजीन मॉलिक्यूल की शेप होती है हेक्सागोनल। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल में यूनिट ज्योमेट्री पूछ लें, यानी एक कार्बन की ज्योमेट्री क्या होती है, तो यूनिट ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल। दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। The unit geometry of carbon atom in benzene molecule is trigonal and the shape of benzene overall is hexagonal। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। ये तो मजाक ही हो गया, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको पता नहीं होगा? C6H6। आगे बढ़ते हैं। 54 में पूछा जा रहा है द वर्ड एरोमेटिक ग्रीक एरोमा मीन्स। अरोमा का मतलब क्या होता है? अगर आपने अरोमा का मतलब आपको पता हो, क्योंकि परफ्यूम्स के अंदर आपने खास तौर पे देखा होगा लिखा होता है अरोमा अरोमा अरोमा, तो अरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल। अब स्वीट स्मेल यहाँ पर गिवन है ऑप्शन बी में, तो ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है ऑल्दो बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शंस रेडिली एट ऑर्डिनरी कंडीशंस बिकॉज। हालांकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड शामिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एडिशन रिएक्शन फौरन से नहीं दे सकता ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर। उसकी वजह क्या है? पहली वजह डबल बॉन्ड बेंजीन में स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरी वजह डबल बॉन्ड्स अपनी पोजीशन बहुत तेजी से चेंज करते हैं, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन सी रेजोनेंस लोअर्स द एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल एंड लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये ऊपर वाली ही दोनों बातों को मर्ज करके यहाँ पर तीसरी बात कर दी गई है कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस मतलब कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जो रोटेट हो रहे हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन के मॉलिक्यूल की एनर्जी को कम कर देते हैं, क्योंकि उनकी रोटेशन में एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अब रेजोनेंस बेंजीन के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम कर देते हैं, जिससे बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं MCQ नंबर 56 पे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मेन सोर्स क्या होती है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ज्यादातर निकलते हैं कोल तार से। कोल तार की जब डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें बेंजीन, इसमें फिनॉल टॉलीन, पायरिडीन और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अलग किए जा सकते हैं एक्सेट्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोल तार। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है विच फ्रैक्शन कंटेन्स बेंजीन व्हेन कोल तार इज फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड। कौन सा फ्रैक्शन ऐसा होगा जिसमें बेंजीन शामिल होगा जब कोल तार को फ्रैक्शनली डिस्टिल किया जाए, यानी कोल तार को अलग किया जाए। कोल तार का
जो लाइट ऑयल है उस लाइट ऑयल के अंदर कॉम्पोजिशन शामिल होती है, मतलब अगर मैं बात करूं कोल तार के लाइट ऑयल में कॉम्पोजिशन होती है बेंजीन की, फिनॉल्स की, टॉलिन की, पायरिडीन की, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की और लाइटर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो ये बेंजीन जो है वो लाइट ऑयल के फ्रैक्शन में पाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड इन 1865 बाय। जो बेंजीन का सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रक्चर पेश किया था 1865 में, वो किसने पेश किया था? तो इसका आंसर है कैक्यूल, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है कितने कैक्यूल स्ट्रक्चर्स की? 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स की, 3 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स की या 4 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स की? तो इसका सही आंसर है 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अगर हम कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, जैसे मैंने यहाँ पर भी बनाकर दिखाया है, और दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है कि डबल बॉन्ड्स रोटेट हो जाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड इस तरीके से चेंज कर देंगे अपनी पोजीशन को, यहाँ पर इस तरह से ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है बेंजीन एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ। बेंजीन के अंदर किस चीज की प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं? तो बेंजीन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। बेंजीन डुअल नेचर रखता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी परफॉर्म करता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह से एडिशन रिएक्शन भी परफॉर्म करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है? तो आप अगर फोकस करेंगे ऑप्शन ए के अंदर इथाइल लिखा हुआ है और इथाइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ऑप्शन बी में हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और CH3, ये तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है और ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर बात करें ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हेक्सेन का फॉर्मूला है और ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हमारे पास रह जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है C6H5 और CH3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि C6H5 फिनाइल का स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग का, और इसके ऊपर एक पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच है और CH3 ग्रुप अटैच होने की वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा टॉलिन। और टॉलिन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 62 पे बात कर रहे हैं कि कार्बन एटम बेंजीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब हमें ये बात पता है कि बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं और जहां भी डबल बॉन्ड्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63 में पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन इज। बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं? तो बेंजीन की अगर हम बात करेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है C6H6 का। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स तो ये होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में भी एक एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 6 सिग्मा प्लस 6 सिग्मा इक्वल टू 12 सिग्मा बॉन्ड्स। 12 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जबकि पाई बॉन्ड्स यहाँ पर कितने हैं? तो 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 12। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू में हम बात करेंगे तो नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पाई बॉन्ड नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमने फोकस किया तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में 3 ऑल्टरनेट हमें पाई बॉन्ड्स मिल गए। 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स में हर पाई बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ही तो एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसीलिए 3 पाई बॉन्ड्स में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसमें से किस चीज के डेरिवेटिव्स होते हैं? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव होते हैं बेंजीन के। 66 पे पूछा जा रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विद सूटी फ्लेम बिकॉज। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम के साथ, धुएं के साथ में जलते हैं, उसकी वजह क्या है? पहली वजह ही इसकी सही वजह है कि दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सिर्फ दे हैव हाई परसेंटेज, तो हाई परसेंटेज किस चीज की ये मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर नहीं होगा, लेकिन इस चीज को मेंशन किया गया ऑप्शन सी में, दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से सूटी फ्लेम होता है, क्योंकि कार्बन एटम ठीक से बर्न नहीं हो पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बना पाते हैं, तो ये बनाते हैं कार्बन के पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वगैरह, जिनका मिक्सचर जो होता है वो धुआं यानी ब्लैक कलर का फॉर्म हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है
conversion of N-hexane into benzene by passing over platinum catalyst at 500 डिग्री सेंटीग्रेड under pressure is called। N-hexane को बेंजीन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जब प्लेटिनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाए और टेम्परेचर हो 500 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट यूज हो रहा है और N-हेक्सेन हमें पता है N-हेक्सेन ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर होगा। N-हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर होगा, जबकि जो बेंजीन है ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर के अंदर होता है। कैटलिस्ट भी यहाँ पर शामिल है जो कि प्लेटिनियम है, तो सही आंसर हो जाएगा कैटालाइटिक साइक्लाइजेशन। ऑप्शन बी पॉलीमराइजेशन रॉन्ग ऑप्शन होगा, आइसोमराइजेशन ये भी रॉन्ग ऑप्शन है और रीअरेंजमेंट ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है बेंजीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, बेंजीन मॉलिक्यूल्स में क्या शामिल है? तो 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 69 में हमसे पूछा जा रहा है कार्बन कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर, वो बॉन्ड एंगल कौन सा है? तो बॉन्ड एंगल होता है बेंजीन के अंदर 120 डिग्री। वजह क्या है कि बेंजीन के अंदर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री ही फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग इज एट्रीब्यूटेड टू, बेंजीन रिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है वो किस वजह से? डबल बॉन्ड्स की वजह से, 3 डबल बॉन्ड्स की वजह से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स तो अल्कीन्स के अंदर भी हो सकते हैं, तो वो तो स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड्स हमारा सही आंसर नहीं होगा। रिंग स्ट्रक्चर की वजह से, रिंग स्ट्रक्चर दूसरे कंपाउंड्स के अंदर भी होते हैं जैसे कि साइक्लोहेक्सीन में, साइक्लोहेक्साइन में, वो तो स्टेबल नहीं होते हैं रिंग स्ट्रक्चर की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हैं। ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड्स और दूसरे कंपाउंड्स के अंदर भी होते हैं जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस और अल्कोहल्स, तो ये क्यों इतने स्टेबल नहीं हो पाते? तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डी लोकलाइजेशन। डी लोकलाइजेशन का मतलब यह है कि ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन रैपिडली चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है बेंजीन कैन नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेंजीन के अंदर क्या नहीं हो सकता? तो बेंजीन के अंदर एलिमिनेशन नहीं हो सकती, सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है, एडिशन भी पॉसिबल है और ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जब हम बेंजीन की नाइट्रेशन करते हैं तो एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास NO-1, NO-2। अगर हम देखें NO-1, NO-2 ये तो न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, और अगर न्यूक्लियोफाइल्स होंगे तो बेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए। अब रह गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर वो सिर्फ नाइट्रेटिंग एजेंट पूछते हैं तो नाइट्रेटिंग एजेंट के लिए HNO3 हमारा सही आंसर होता, लेकिन उन्होंने पूछा है कि एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट। एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट का मतलब यह है कि नाइट्रेटिंग एजेंट में भी जो एक्टिव पार्ट है, जो जिसकी वजह से नाइट्रेशन बेंजीन के अंदर पॉसिबल हो पा रही है, उस पार्ट के बारे में बताएं, तो वो पार्ट है NO2+, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज, जब कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात की जाएगी बेंजीन के अंदर, तो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? तो बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.397 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 15 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के एंड होते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज 73 एमसीक्यूज फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर की हिसाब से अगर बात की जाए, क्योंकि ये चैप्टर डिजर्विंग है और ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जो कि मकसद ऐप की तरफ आपको ले जाएगी। मकसद ऐप में आप जाकर ECAT या MDCAT का कोर्स बाय कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 8000 MCQs तक मिल जाएंगे और वो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।